हेलो एवरीवन। आज दूसरा लेक्चर है लाइट चैप्टर पे। इससे पहले पहला लेक्चर कल हम बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन लाइट का, लाइट क्या है, और कल के टॉपिक पे हम लाइट के बारे में ही बात किए। तो लाइट का डिफाइन ये लेक्चर फर्स्ट, इससे पहला वाला जो लेक्चर था, पहला वीडियो जो था, हम उसमें लाइट, उसका डिफिनीशन, लाइट क्या होता है एंड इट्स प्रॉपर्टी। ऑल्सो वी रीड ray of light, beam of light, types of beam of light। इसके बाद luminous and self luminous और नॉन luminous ऑब्जेक्ट। तो इन सारे टॉपिक पे कल हम लेक्चर 1 में बात कर चुके हैं। कल का जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें ही लाइट का जो भी डिफिनीशन था, लाइट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी था, लाइट का रे, लाइट का बीम एंड टाइप्स ऑफ बीम, पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारा बात कल कर चुके हैं। तो इस टॉपिक पे आज ज़्यादा बात नहीं बता रहे हैं और हम आगे चलते हैं। तो कल हम ये भी बता दिए थे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो कल लिखाए थे, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आया था लाइट, तो इसको कल कवर कर लिए। कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर कर लिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो दूसरा टॉपिक था हमारा, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं हम लोग कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो आज के टॉपिक का हमारा जो हेडलाइन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि उसको हिंदी में कहा जाए तो प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है एक्चुअल में, तो आज के टॉपिक में प्रकाश के परावर्तन पे ही बात करने वाले हैं। तो इसमें जो वर्ड आ रहा, प्रकाश वर्ड, तो कल ही क्लियर कर चुके हैं कि लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज को देखने में क्या करती है, मदद करती है, यानी कि इसके बगैर हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो लाइट एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसी का परावर्तन, ये वर्ड आया इसमें, ये प्रकाश का परावर्तन। आखिर ये परावर्तन क्या है, तो ये परावर्तन जो वर्ड है, यानी कि रिफ्लेक्शन वर्ड, इसका मतलब ही है लौट आना। क्या है मतलब, लौट आना। तो लौट आना वर्ड, तो हम कह सकते हैं, यानी कि अगर इसका सिंपल सा डिफिनेशन अगर बोले तो इसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि परावर्तन, इसका जो प्रकाश का परावर्तन, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, लौट आना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु पर पड़े और वह वस्तु इसके कुछ भाग को अवशोषित करके शेष बचे भाग को जो लौटा देता है,
उस लौटे हुए प्रकाश को हम परावर्तित प्रकाश कह सकते हैं। यानी कि साधारण से भाषा में अगर हम डिफिनेशन दें कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जैसे ये वर्ड प्रकाश परावर्तन वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ ही लौट आना। तो इससे अगर हम डिफिनेशन बनाते हैं, अगर हमें याद ना रहे, कभी होता है कि जहन से निकल गया, दिमाग से निकल गया, तो हम इसके शाब्दिक अर्थ से इतनी लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिख सकते हैं। और कोई भी जो बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, तो वो कहता है कि जो आंसर हो बेटर होगा कि अपने ही लैंग्वेज में दिया जाए। तो हम एक परावर्तन के शाब्दिक अर्थ से अपने लैंग्वेज में इतने सारे आंसर को लिख सकते, इतना लंबा चौड़ा आंसर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखना क्या करा, जब कोई प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु क्या है, कल के लेक्चर में बात कर लिया, ऐसी वस्तु जिसका खुद का प्रकाश ना हो, जिसे किसी और प्रकाश पर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो अदीप्त वस्तु में कहलाता है। और अदीप्त वस्तु ही 3 प्रकार का है, कल हम पढ़े हम लोग। कौन कौन सा 3 प्रकार का था? तो एक ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसलूसेंट है और एक ओपेक है। क्या कहना, जब कोई प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु पर पड़े और वह वस्तु इसके कुछ भाग को अवशोषित करके, क्योंकि कर भी पड़ेगी, टोटल लाइट तो कोई भी चीज रिफ्लेक्ट कंप्लीट नहीं करता है, कुछ पार्ट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादातर भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऑब्जर्व किया हुआ लाइट तो उसके पास रह गया, जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसके मदद से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, वो जो वस्तु जितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर पाता है हम वस्तु को उतनी अच्छे से देख पाते हैं, और जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता प्रॉपर वे में, उसको हम उतना क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इसलिए नहीं कहता कि ब्लैक रंग, जो काला रंग होता है, उस पर जब लाइट पड़ता है वो ज्यादातर लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत कम को रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसलिए वो उतना ज्यादा क्लियर नहीं देख पाता है। लेकिन जब कोई शाइनी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है तो हम उसको बहुत बेहतर ढंग से देख पाते हैं, बहुत क्लियरली देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। तो और वो वस्तु इसके कुछ भाग को क्या कर लेता है, अवशोषित करके शेष बचे भाग को लौटा देता है। उस लौटे हुए प्रकाश को हम परावर्तित प्रकाश कहते हैं। तो ये तो परावर्तित प्रकाश। अब अगर हम चले कि एक और इसके डिफिनेशन देखते हैं जो टेक्स्ट के अनुसार हो, तो उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं आगे, उसको इरेज कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं कि जब किसी माध्यम में निर्वात भी हो सकता है, में चला हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम यानी कि वस्तु के सतह से टकराकर जो वापस अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि ये दूसरा डिफिनेशन हो गया। हम उस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं, वो भी हमारा सही है। ठीक, और ज्यादा बेहतर लिखना है तो हम इस डिफिनेशन को देख सकते हैं। क्या कह रहा है डिफिनेशन कि जब किसी माध्यम में निर्वात भी हो सकता है, निर्वात में चला हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम यानी कि माध्यम के वस्तु के सतह से टकराकर जो वापस अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो ये हमारा प्रकाश परावर्तन का डिफिनेशन। अगर हम उसको समझे, जैसे मान के चले कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कोई फ्लावर है,
फ्लावर है और इस फ्लावर पे क्या है कि विभिन्न अलग अलग सोर्स से लाइट पड़ रहा है। जैसे मान के चलो यहाँ से लाइट पड़ रहा है, यहाँ से लाइट पड़ रहा है, यहाँ से लाइट पड़ रहा है और फिर इस फ्लावर के अलग अलग पार्ट से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारे आई के पास पहुंचता है, जैसे कि फ्लावर है और इस फ्लावर का व्यू हमको देखना है। तो ये फ्लावर के ऊपर जब अलग अलग सोर्स से लाइट पड़ता है तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन का गुण दिखाता है। तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे हमारी आई तक पहुंचता है और ये आई हमारे ब्रेन से क्रिया करके, यानी कि ब्रेन के अंदर जो मोटर नर्व सेंसरी नर्व वर्क करता है उसके आधार पर क्या करता है, आई के अंदर इस फ्लावर का एग्जैक्ट इमेज फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से हम इस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन ये वस्तु को दिखाने के लिए यहाँ पर वर्क करने वाला कौन है? कल भी बात की थी, एक थर्ड सोर्स बीच में वर्क करता है, तो वो कौन है? लाइट है। क्योंकि लाइट के एब्सेंस में हम इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं। तो क्लियरली ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो अब ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे आगे क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन के बाद इससे रिलेटेड, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड नियम आते हैं। अब वो नियम क्या? तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है कुछ खास नियम के अनुसार होता है और वही जो खास नियम के अनुसार जो होता है हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं, हम आगे इसको इरेज करते हैं। तो अभी क्या जाने कि प्रकाश का जो परावर्तन है, कह सकते हैं कि परावर्तन का नियम क्या, अगर डिफिनेशन पूछ दे प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, वैसे तो नहीं पूछता लेकिन पूछ देता हूँ। सिंपल सा परिभाषा दे सकते हैं कि जिन खास नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है उसे ही हम प्रकाश के प्रकाश का परावर्तन का नियम कहेंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि जिन खास नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहेंगे। अब प्रकाश के परावर्तन को, नियम को आसानी से समझने के लिए कुछ टर्म को समझना, कुछ पद को समझना जरूरी है। वो कौन कौन सा पद है तो हम इसमें बात करते हैं। कौन कौन से पद के बारे में आता है, तो इसके अंतर्गत अगर लाइन दे, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए जिन पदों की आवश्यकता पड़ेगी उस पद को समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम के लिए कुछ पद। तो प्रकाश परावर्तन के नियम के लिए कुछ पद, कौन कौन से पद आते हैं इसके अंतर्गत? जैसे कि एक पद का बात करेंगे तो हम कह सकते हैं परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा होता है अपवर्तित किरण,
और अभी अपवर्तन वाला नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपवर्तित किरण वाले टर्म को नहीं समझते हैं। यहाँ पर आपतित किरण का पढ़ते हैं, परावर्तित किरण। और जो दूसरा है वो है आपतित किरण। उसके बाद आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं। अभिलंब, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल। चौथा आपतित कोण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, वो है हमारा परावर्तित कोण। तो कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 5 जो टर्म है, इस टर्म को समझने के बाद हम प्रकाश के परावर्तन के जो नियम उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो ये 5 टर्म को हम एक एक करके विथ डायग्राम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आगे। सपोज डेट कोई प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस ले रहे हैं। जो भाग है ये सरफेस को नोट किया जा रहा है, कलर वाले भाग को, इस शेडेड रीजन है, कलर किया हुआ भाग है। और ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, यानी कि परावर्तक सतह कह सकते हैं इस सतह को। तो इस सतह पे किसी भी सोर्स से, सपोज डेट सन से या किसी भी सोर्स से इस पे कोई रे आके पड़ा, इस पे क्या हुआ, कोई रे आके इंसिडेंस पड़ा। ये जो इंसिडेंट पड़ रहा है, जो रे इस पर आपतित हो रहा है इस सरफेस पर, इसी किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद जब ये सतह पर पड़ता है, तो सतह क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या करेगा, ये रे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस सतह से क्या होगा, ये रे रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। यही रे जो सरफेस से टकराने के बाद इधर की ओर जो गया, ये रे कहलाएगा हमारा परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे। और ये रे क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद ये दो रे के बीच में एक नॉर्मल लाइन खींचा जाता है, उसी लाइन को कहा जाता है अभिलंब, यानी कि नॉर्मल, जो उसके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखा, उसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसी को कहा जाता है अभिलंब हिंदी में, इंग्लिश में नॉर्मल। और इसी नॉर्मल का एन ले लिया गया इसको इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए। तो ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, ये उसी को शो कर रहा है। ये जो हमारा डायग्राम है प्रकाश के परावर्तन को शो कर रहा है कि एक रे आपतित किरण इस परावर्तक सतह पर पड़ता है और टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है, और इसके बीचों बीच एक जो लाइन खींचा गया है, ये नॉर्मल अभिलंब। और इसमें कुछ और 2 टर्म, ये तो भी 3 टर्म हुआ, आपतित
किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। इसके अलावा दो जो टर्म बताए हैं, जो 2 पॉइंट बताए हैं, वह है आपतित कोण और एक परावर्तित कोण। तो कहाँ होता है आपतित कोण, परावर्तित कोण? तो आपतित कोण, यहाँ जो कोण बन रहा है ये नॉर्मल और आपतित किरण की, सिंपल सी भाषा, आप आपतित कोण है या आपतन कोण हम इसको कह सकते हैं, आपतन कोण, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका सिंपल सी परिभाषा बहुत आसानी से याद भी रहेगा कि आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि इंसिडेंस का आई लेटर आया इंसिडेंस में, इसलिए इसके जो डिनोटेशन के लिए, इंडिकेशन के लिए स्मॉल आई ले लिया जाता है। ये इस एंगल को शो करते हैं, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उसके बाद यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बनेगा इसको स्मॉल आर से नोट करते हैं, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। ये जो कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा, ये होगा परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से नोट करें, क्योंकि रिफ्लेक्शन का जो लेटर, पहला लेटर वो आर है, इसलिए इसके नोटेशन के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं। और एंगल के रूप में दिखाना होगा तो इस तरह से, तो ये एंगल का चिन्ह है, एंगल के साथ आई लिखेंगे, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, और जब हम एंगल आर से नोट करेंगे वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो 5 टर्म आए थे वो 5 टर्म को हमने डिफाइन कर दी। अब इस टर्म के डिफाइन होने के बाद ही उसके 2 नियम को पढ़ेंगे जो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 5 टर्म सबको क्लियर हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपतित किरण उस किरण को कहते हैं, आपतित किरण हम उस किरण को कहते हैं जो किसी भी सोर्स से लाइट आ रहा होता है और सरफेस पे पड़ रहा होता है। और परावर्तित किरण हम उसको कहते हैं जो उस सरफेस से टकराने के बाद जो बाहर की ओर जाता है। और इस दोनों के बीच में जो एक लाइन खींचा जाता है ये एक काल्पनिक लाइन होता है, जिसको अविलंब कहा गया। और यही लाइन क्या करता है कि ये 2 एंगल को बराबर भाग में बांटता है। कौन 2 एंगल को, एक आपतन कोण को और एक परावर्तन कोण को, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस एंगल को किससे डिनोट करते हैं वो भी क्लियर हो गया हमारे इस लॉ में। तो हम आगे चलते हैं, जब प्रकाश के परावर्तन का जो नियम था उसको हम समझने के लिए जो टर्म आ रहे थे उस टर्म को समझ लिए, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो ये 2 नियम को समझते हैं, कौन सा 2 नियम है। इस डायग्राम को हटा रहे हैं। वैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण का डिफिनेशन लिखाना होगा क्या, लिखा देते हैं। पहला, आपतन कोण, इसके बारे में कह सकते हैं वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, उसे ही आपतन कोण कहते हैं। इसे से सूचित करते हैं, इसे हम इस तरह से एंगल आई से सूचित करते हैं। दूसरा,
परावर्तन कोण को समझ लेते हैं। परावर्तन कोण, तो वह कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसे ही परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों का डिफिनेशन हो गया, तब इसको इरेज करते हैं और दोनों को पढ़ लेते हैं। तो एक जो पहला लो है वो जो सबसे सिंपल लो है, आपतन कोण, यानी कि लाइन आपतन कोण। इसी हेडलाइन को अब हम टॉपिक को हेडलाइन बना देते हैं इस पॉइंट का, प्रकाश परावर्तन के दो नियम। ठीक है, तो यही अब हमारा टॉपिक बन गया, प्रकाश परावर्तन के दो नियम। तो कौन से दो नियम जो दिख रहे हैं यहाँ पर, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये पहला नियम था प्रकाश के परावर्तन, यानी कि इसको हम इस तरह से प्रैक्टिस करके कि एंगल जो आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, बहुत ही आसान सा नियम है। दूसरा नियम, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही परावर्तक सतह के परावर्तन कह सकते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर रहेंगे, जो कि डायग्राम से क्लियर था। फिर से एक बार डायग्राम से समझते हैं क्या है यहाँ पर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पर इंसिडेंट रे आया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, ये इंसिडेंट रे, और इसके बीच जो नॉर्मल पड़ा, एन हमारा नॉर्मल है। तो ये जो हमारा नॉर्मल लाइन है, तो हम यहाँ देख सकते हैं पहला लोग क्या कह रहा था कि यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल आई, और यहाँ जो एंगल बन रहा है आर, ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। ये पहला लो,
दूसरा लो, पहला लो क्या कह रहा है, सिंपल से एंगल आई एंगल आर के बराबर, और यहीं से दूसरा लो क्या कह रहा है कि ये जो रे हमारा कौन सा रे, ये इंसिडेंट रे, अगर हम उसको ज्योमेट्रिकली टर्म में डिफाइन करना चाहें, मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट कॉमन सा है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा एम पॉइंट है। तो अगर ज्योमेट्रिकल टर्म में एंगल आई को दिखाना रहा यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे, जो एंगल आई है वो क्या है, एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल टर्म से डिनोटेशन के लिए आएगा। अगर एंगल आर को दिखाना होगा तो क्या लिखेंगे, बी ओ एन लिख सकते हैं, यानी कि एंगल आर बराबर एंगल बी ओ एन, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जो आई है वो आर के बराबर, या इस तरह से लिख सकते हैं कि ए ओ एन जो एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल बी ओ, किसी तरह से भी दिया जा सकता है। तो सिंपल सा हम समझते हैं कि आई क्या होता है, आर के बराबर, ये पहला लो है। और दूसरा लो क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो एक बिंदु है परावर्तक सतह का, कौन सा बिंदु, ये आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही पे आपतन बिंदु पर लाई करेगा। ये हमारा दूसरा लो। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। थैंक्स।